तो एक सांसद को डांट दिया पहले दिन, स्पीकर को समझा दिया, तो गुस्सा रग रग में भरा है। कोई अगर हमें टोक के डिस्टर्ब करेगा तो फिर उसको जवाब सुनना पड़ेगा। 2 दिन तक पीछे बैठा रहा, सबसे पीछे, ये देखने के लिए कि क्या कोई विपक्ष का साथी मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहता कि आपको हमारे साथ बैठना है। क्या आपकी लड़ाई विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, या वो प्रायोरिटी है, या सिर्फ वही लक्ष्य है? वो लोग जिनको मूंछ रखने पर जिनकी हत्या होती है, वो लोग जिनको मटकी छूने पर मारा जाता है, वो लोग जो अंतरजातीय विवाह कर लें तो ऑनर किलिंग होती है, मैं उनकी आवाज़ हूँ। लास्ट ईयर मुझे गोली लगी थी। गोली अगर 1 इंच इधर होती तो आज चंद्रशेखर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो छोड़िए, इस दुनिया में भी नहीं होता। कितने सपने टूटे, कितने पूरे नहीं हुए, और कितने देखे ही नहीं। मैं जेल गया तो मेरे पास 2 रास्ते थे कि मैं इस लड़ाई को छोड़ दूं, अपने बारे में सोचूं, अपने परिवार के, इस लड़ाई को लड़के समाज के बारे में सोचूं। जब मैं दिल्ली में पकड़ा गया और मुझे सैकड़ों लाठी मारी गई, मेरे दांत तोड़ दिए गए, मेरे पैरों के नाखून खींच लिए गए, मेरी रीढ़ की हड्डी में जो है गैप हो गया, वो एक कठिन समय था। आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव लड़ेंगे और आने वाले हरियाणा का और महाराष्ट्र का और दिल्ली का चुनाव भी अपने बलबूते लड़ेंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी से नज़दीकी या अलायंस की बात आप सोचेंगे, या उसकी कोई पॉसिबिलिटी है? चाहे वो अखिलेश जी के साथ हो, चाहे वो बीजेपी के साथ हो, और मायावती जी ने तो आपको बीजेपी का एजेंट भी कहा है। एक तो एजेंट होता है, एक सहयोगी होता है। वो तो बीजेपी की बहुत बड़ी सहयोगी है, ये तो उनकी 3 बार की सरकार से पता लगता है, लेकिन उन्होंने ही बीजेपी के साथ 3 बार मिलकर सरकार बनाई। बीएसपी एक दलित पार्टी है जो काशीराम जी ने अपने हाथों से बनाई। आपको क्या लगता है कि उसकी पॉपुलैरिटी कम क्यों हो गई है? काशीराम जी ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि एक समय आएगा जब मैं, मतलब वो अपने आप, इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। आप अपने बारे में ऐसा सोचते हैं? राजनीति में सब कुछ संभव है। चंद्रशेखर आज़ाद भारी भरकम नाम, एक दबंग नेता, जिन्होंने पहले ही दिन एक सांसद से कहा, हम यहाँ बोलने के लिए ही तो आए हैं। वेलकम टू द शो मिस्टर चंद्रशेखर, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहले शुरुआत करें आपके भारी भरकम नाम से, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। कितना असली, कितना बोरोड, कितना आपका अपना, और कितना दूसरों का दिया हुआ? देखिए, मेरा नाम मेरे पिताजी ने रखा, और इस बात को 35 साल से ज़्यादा हो। मेरा नाम है चंद्रशेखर। 2007-8 में मैंने अपने नाम के साथ आज़ाद जोड़ा, और 2016-17 में मीडिया ने मेरे नाम के साथ रावण जोड़ा। तो मैं अपने आप को चंद्रशेखर आज़ाद कहता हूँ। आज़ाद इसलिए कहता हूँ क्योंकि बुलंद ख्याल है, आज़ाद ख्याल है। आज़ाद रहना चाहता हूँ, और मैं मानता हूँ कि आज़ादी आदमी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो आज़ाद नहीं है तो फिर वो जीवित नहीं। तो मानसिक शारीरिक रूप से आज़ाद हूँ, इसलिए अपनी आज़ादी के साथ जीना चाहता हूँ। रावण कैसे आया और क्यों आया? मेरी मूंछों की वजह से शायद मीडिया के लोगों ने रावण रख दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही कह दो तो बहुत अच्छा है, आज़ाद भी ना कहो चंद्रशेखर कह दो, और अगर चंद्रशेखर आज़ाद दोनों ना कह पाओ, बहुत भरकम लगता, तो आज़ाद कह दो। लेकिन ठीक है, मैंने उनको मना किया, और अब वो उस बात को मानते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। संसद में जाना, पहली बार कदम रखना, शपथ लेना, कैसा लगा? क्या भावनाएं थी उस समय आपके मन में? हाउ डिड यू फील? व्हाट वाज द इमोशन? देखिए, मैं वहाँ अकेला गया था, और वहाँ सिटिंग प्लान है किसको कहाँ बैठना है। मैं जब गया तो मेरे मन में, क्योंकि फर्स्ट टाइमर हूँ मैं, तो मेरे मन में बहुत सारी ऐसी भावनाएं थी कि भाई मैं उस, जहाँ बहुत पुराने कोई 6 बार से, कोई 7 बार से, कोई 8 बार से, कोई 2 बार से, कोई 4 बार से, और देश के प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, और बहुत सारे सभी मंत्री, राष्ट्रपति जी, तमाम लोग वहाँ आएंगे। तो ऐसे में हम नए लोग वहाँ किस तरह से एडजस्ट होंगे?
लेकिन क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं तो समय के साथ हमने वहाँ जो है एडजस्टमेंट किया। शपथ ली, शपथ के साथ मन में एक शपथ वो थी कि लोकसभा सदस्य होने के नाते जो मैंने ली, और एक शपथ जो मेरे मन में चल रही, जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार मैं देख के खुद सह के आया हूँ। आज 28 जून है, लगभग इससे 30 मिनट पहले लास्ट ईयर मुझे गोली लगी थी, 4 गोली, और ये वो समय है जब मैं होश में नहीं था। गोली अगर 1 इंच इधर होती तो आज चंद्रशेखर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो छोड़िए, इस दुनिया में भी नहीं होता। जिन लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाई उन सभी को बेल मिल गई। लगभग 1 साल करीब वो जेल, 8-9-10 महीने जेल में रहे। जिस समय मेरा चुनाव चल रहा था प्रचार का, उसी समय उनको बेल मिली। इतने बड़े कृत्य के लिए जब वो किसी व्यक्ति की जान लेना चाहते हैं, किस तरह से सरकार ने उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया, ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है और कानून व्यवस्था किसके इशारे पर आगे बढ़ रही है। तो अब मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। फर्स्ट डे से मेरे कंधों पर जिम्मेदारी थी कि हम नई पार्टी हैं और हमारा एक ही मेंबर है, फिर भी हमें अपने नौगैना लोकसभा जहाँ से हम जीत के उनके विषयों को भी उठाना है, और देश भर में जो भी मुद्दे हक वंचित समाज के होंगे, महिलाओं के होंगे, नौजवानों के होंगे, किसानों के होंगे, कमेरा समाज के मजदूरों के होंगे, उन पे भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना है और अपने क्षेत्रों में काम कराना है। इसके लिए मैंने बहुत सब चीज़ें तैयार की हैं, और जैसे ही 1 तारीख से जो है पुनः सदन खुलेगा तो मैं सभी जितने भी मंत्रालय हैं मेरे क्षेत्र से जुड़े हुए, जहाँ जहाँ समस्या है, तो मैं उन सबसे जाके पर्सनली मिलके और अपने क्षेत्र में विकास की गति आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करूँगा। पहले दिन काफ़ी समस्याएं हुई, माइक नहीं चला और स्पीकर को आपको बताना पड़ा कि माइक ऑन कैसे करते हैं। क्या क्या और सीखने को आपको लगता है संसद में सीखना पड़ेगा? और आपने अपनी शपथ के बाद नारेबाजी की और एक सांसद को डांट भी दिया। देखिए, फर्स्ट डे नहीं हुआ कि माइक नहीं चलने वाली घटना, वो सेकंड डे की। और क्योंकि हुआ ये है कि उनको ये कन्फ्यूजन हुआ कि मैं किस सीट नंबर पे हूँ, तो उन्होंने दूसरी सीट का माइक चला दिया। तो मैंने जब उनसे ऑब्जेक्शन किया कि मेरा माइक नहीं चल रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 1 मिनट रुक जाइए। तो तब उन्होंने वो मेरी सीट वाला माइक ऑन किया। तो देखिए, वो सब नया स्ट्रक्चर है। श्योर। तो मैं तो माँ के पेट से तो कुछ सीख के नहीं आता, मैं वहीं जाके सीखूंगा, और हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल सच आपसे कह रहा हूँ कि मैं 2 दिन तक पीछे बैठा रहा, सबसे पीछे, ये देखने के लिए कि क्या कोई विपक्ष का साथी मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहता कि आपको हमारे साथ बैठना है या नहीं। और 2 दिन बाद जब मुझे महसूस हुआ कि ये यहाँ भी बाहर की तरफ अपने आप ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो तीसरे दिन जब राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ तो मैं तीसरे नंबर की सीट पे था, जहाँ मेरे लेफ्ट हैंड पे प्राइम मिनिस्टर थे और राइट हैंड पे और बड़े बड़े जो पार्टी के नेता हैं वो थे। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हुआ है तो कोई कहीं भी बैठ सकता है। तो मैं आगे इसलिए जाके बैठा कि भविष्य में मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के और भी मेंबर्स वहाँ के बैठे। आगे बैठने का मतलब अपनी पार्टी को बड़ा करना, अपनी पार्टी का विस्तार करना और अपनी पार्टी से बहुत सारे मेंबर्स को जिता के लेके आना। इसलिए आगे वाली सीटों पे उन्हीं को जगह मिलेगी जिनकी पार्टी के ज़्यादा मेंबर्स होंगे। तो इसलिए मैंने संसद में कदम आगे बढ़ाए हैं, और अब मैं जाके फील्ड में कदम आगे बढ़ाऊंगा कि निकट भविष्य में जब चुनाव हो तो असेंबली और पार्लियामेंट में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़े। रही बात एक सम्मानित संसद सदस्य की जिन्होंने मेरी बात पर टिप्पणी की, उनको क्या पता मेरी कौन सी बात बुरी लगी। जय भीम, शायद आपका नारा लगाना बुरा लगा, जय भीम जय भारत बुरा लगा, या जय मंडल बुरा लगा, या जय संविधान बुरा लगा, या जय जवान जय किसान बुरा लगा, या जय विज्ञान बुरा लगा, या फिर जो है उनको जो है भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद का नारा लगाना बुरा लगा, या भारत की महान जनता की जय का नारा लगाना बुरा लगा। मुझे नहीं पता उनको क्या बुरा लगा, लेकिन उनको कुछ भी बुरा लगे, लेकिन भारत की महान जनता जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। और भारत का लोकतंत्र ही है और ये संविधान ही है जिसकी वजह से मेरे जैसा प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। ये अवसर की समता संविधान ने दी है। इसी कारण से जो है राजा महाराजाओं के पेट से, जो है रानियों के पेट से MP MLA पैदा नहीं हो रहे हैं, नेता विधायक पैदा नहीं हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पैदा, ये जनता की वोट से हो रहे हैं। तो इसलिए उसका धन्यवाद करना मेरा नैतिक दायित्व है।
और क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, फूले साहू को मानने वाले लोग हैं, तो हम नारा लगाएंगे। आप देखिए इतने मेंबर थे, लेकिन किसी ने भी आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती की बधाई नहीं दी, ना प्राइम मिनिस्टर ने दी, ना किसी विपक्ष के नेता ने दी। क्यों? उनका इतना बड़ा योगदान है। उन्होंने जो लेगेसी स्टार्ट की, उसी की वजह से दलित और पिछड़े वर्ग के और आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए नए रास्ते खुले, नए अवसर आए, आरक्षण की व्यवस्था हुई। तो सरकार ने और विपक्ष ने क्यों नकारा उनको, ये तो जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं नकार सकता हूँ। बहुजन महापुरुषों का सम्मान हो और उनकी बात को, उनके सपनों, उनके विचारों पर भी चर्चा हो, इसलिए हम वहाँ भी इस बात पर चर्चा करेंगे और वहाँ के बाहर भी जो है इस पर चर्चा करेंगे कि ये जरूरी है। तो शपथ में जितना वक्त नहीं लगा, उतना वक्त आपके नारों में लगा। तो ये क्या कारण था कि आपने मल्टीपल स्लोगन्स दिए और इतने सारे नारे दिए? इसलिए दिए क्योंकि ये सब नारे जनता से जुड़े हुए नारे हैं और महान पुरुषों से जुड़े हुए नारे हैं। आप देखिए, जय भीम जय भारत हमारी आइडेंटिटी है, भारत भारत जिंदाबाद है, वो हमारा देश है। और मंडल कमीशन जब आया तो पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो अलग है कि मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू नहीं हुई, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों को सांस लेने का अवसर प्राप्त हुआ, आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और जय जवान जय किसान, जिस देश के में हम बैठे हैं, वो सुरक्षित इसलिए कि जवान अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वो अलग बात है कि अग्निवीर के जरिए सरकार ने उसकी हिम्मत को तोड़ा है, लेकिन किसान के बिना तो पेट रोटी नहीं आएगी, और पेट अगर भूखा रहेगा तो इंसान काम कैसे कर पाएगा। तो मैंने हर उस शख्स को धन्यवाद किया, भारतीय लोकतंत्र को धन्यवाद किया, भारत की मान जनता को धन्यवाद किया, और उस भारत के संविधान का धन्यवाद किया जिसकी वजह से आप महिला होकर जो है एंकर बनी है। और इस देश में इंदिरा गांधी जी से लेकर तमाम महिलाएं जो हैं, और आज द्रौपदी मुर्मू जी जो महामहिम है, वो भी राष्ट्रपति बनी है, ये संविधान की वजह से बनी। और हम हक वंचित समाज के लोगों को इस अवसर मिले हैं, ये भी संविधान, तो उसका भी मन ना लगा। लेकिन माननीय सांसद को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सारा भाषण आज ही दोगे। तो मैंने उनसे कहा कि हम इसलिए तो आए हैं, सड़कों पे तो हम पिछले 10-12 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ इसलिए आए हैं कि अपनी बात को रखेंगे और आपको सुननी पड़ेगी। और जिन लोगों ने हमारे अधिकार छीने, मैंने ये भी कहा, उनको आदत डाल लेनी चाहिए कि अब उनको हमारे बात रोज सुननी पड़ेगी जब तक हमारे अधिकार हमारे लोगों तक नहीं पहुँचते। आपने कहा, मैं उनकी आवाज़ हूँ जिनको इंसान भी नहीं माना गया, मैं उनकी आवाज़ हूँ जिनको जानवर मानकर कुचला गया। इस सेंटिमेंट के बारे में बताइए, और ये जो भावना है या जो आपको प्रेरित करती है, उसके बारे में बताइए। देखिए, कहाँ शुरू हुई? आप नोटिस कीजिए कि मैं उनकी आवाज़ हूँ जिनको इंसान नहीं माना गया। इस देश में NCRB का डाटा कहता है कि हजारों महिलाओं के साथ रेप और हत्या होती है, जघन्य अपराध होते हैं, लेकिन वो मीडिया की सुर्खियों तक नहीं आते। वो तब आते हैं जब मेरे जैसा कोई आदमी जाके वहाँ एजिटेशन करता है, हजारों लोगों को जुटाता है, तब जाके मीडिया का ध्यान आकर्षित होता है। मेरा मानना ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो सीवर में मर जाते हैं, लेकिन वो मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा नहीं बन पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी अपना जीवन चलाने के लिए मैला सर पे उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए खेतों में काम करती है, जमींदारों के कोल्हुओं पे काम करती हैं, भट्टों पे काम करती हैं। जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें सर पे ईंटें उठाती हैं, बच्चा गोद में होता है, पसीने पसीने रहती हैं, 2 टाइम की रोटी मुश्किल से मिल जाए, और इनके बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। तो इनको भी सम्मान का जीवन मिले। देश की करोड़ों महिलाओं ने आज तक हवाई जहाज को हाथ लगा के नहीं देखा होगा, देश की करोड़ों महिलाओं ने आज तक हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं देखा होगा, देश की करोड़ों महिलाओं ने आज तक AC वाली ट्रेन का उस डब्बे में सफ़र नहीं किया होगा जिसमें सामान्यतः लोग कर लेते हैं। यानी कि देश का बहुत बड़ा तबका भी हासिब है। वो लोग जिनके ऊपर पेशाब किया जाता है, वो लोग जिनको घोड़ी पे बैठने पर सामूहिक रूप से उनके पूरे समाज को बेइज्जत करने के लिए उनके बारात को रोक लिया जाता है, वो लोग जिनको मूछें रखने पर जिनकी हत्या होती है, वो लोग जिनको मटकी छूने पर मारा जाता है, वो लोग जो अंतरजातीय विवाह कर लें तो ऑनर किलिंग होती है, मैं उनकी आवाज़ हूँ। और उनको भी इज्जत सम्मान की ज़िंदगी मिले और अधिकार मिले। और आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर उनको इंसान नहीं माना जा रहा है, उनके साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है, उनको इंसान जैसी सुविधा नहीं मिल रही है, तो मेरे जैसे व्यक्ति को इस पीड़ा को देश के सामने लाना पड़ेगा। 2 बातें, एक, जितनी आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की और वो ग्राउंड पे रियलिटी है, आपका अपना एक्सपीरियंस
कितना रहा है उसमें? और दूसरा, आपने बहुत स्ट्रेस किया महिलाओं पर, तो क्या आपकी लड़ाई विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, या वो प्रायोरिटी है, या सिर्फ वही लक्ष्य है? देखिए, लक्ष्य तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कागजों में नहीं होना चाहिए, ना कि भाषणों में, ये ज़मीन पे भी होना चाहिए। और वुमेन सिर्फ शहर में नहीं रहती है, एक बहुत बड़ा तबका है जो गांव में रहता है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, जिनके पास पहनने के लिए अच्छी चप्पल नहीं है, जिनके पास सजने संवरने के लिए साधन नहीं है, उनके भी कुछ सपने होंगे, तो उनको उनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। जब यहाँ दिल्ली में निर्भया जैसे कांड होते हैं, तो गांव देहात में जो अपराध होते हैं उन पे किस तरह की का जो है कानून व्यवस्था रहती है, किस तरह की जो अधिकारियों का रवैया रहता है, किस तरह के जो है दबाव रहते हैं, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। पर ये एक आपका वन ऑफ द प्रायोरिटीज रहेगा कि ये आपका फोकस एरिया? नहीं, ये फोकस है मेरा और ये प्रायोरिटी भी है। उसके साथ साथ अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो उनके सपने कुचले जाते रहेंगे। वो पढ़ना चाहती हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उन तक सरकार पहुंच ही नहीं रही है। सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि बीच में जो ताकतवर लोग बैठे हैं वो जिसको चाहे उस तक सुविधा पहुंचा रहे हैं, चाहे वो पात्र है नहीं है। तो उनको चिन्हित करना पड़ेगा, उन तक जो है उनके अधिकार पहुंचाने पड़ेंगे। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि मैंने एक महिला के पेट से जन्म लिया है। मेरी माँ जो है उसने मुझे संस्कार के तौर पर सिखाया है कि किसी बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी बच्ची का अपमान नहीं। अगर वास्तविकता में कुछ कर सकते हो, मेरा खून हो, तो अगर किसी को न्याय दिला सकते हो, किसी के आंसू पूछ सकते हो तो करो। और जब मैं गांव में जाता हूं, क्योंकि मैं इलेक्शन फाइट करके आया हूं, तो मैंने देखा है कि जब मैंने उनसे अपनी बात रखी तो उन्होंने अपने घर से ला ला के मुझे पैसे दिए चुनाव लड़ने के लिए। यानी कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, और वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को इन विषय को प्रायोरिटी पे उठाना है। और जब तक नहीं होगा, क्योंकि हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। तो भारत की महिलाओं की कितनी तरक्की हुई है ये किससे छिपा हुआ नहीं है। इसलिए ये मेरी प्रायोरिटी है, और मैं इसको हमेशा प्रायोरिटी रखूँगा जब तक इस पर वो ठोस बुनियादी काम नहीं होते। क्या महिलाएं सेफ हैं? बस में, ट्रेन में, प्लेन में, सड़क पे क्या महिलाएं सेफ हैं? तो जो आपके अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन के बड़े होते वो समय, बहुत खराब हैं। वो प्राइमरी स्कूल से लेकर शुरू हो जाते हैं हमारी लाइफ में। जब कोई टीचर हमसे ये कह देता है, जिसको हम गुरु मानते हैं, जो जिसका दर्जा पिता से बड़ा होता है, वो आपको कह देता है कि आप आरक्षण वाले हो, आप वजीफा लेने आए हो, आप गेहूं लेने आए हो। जब वो इस तरह से हमारा मनोबल तोड़ता है, जब वो क्लास में जो है हमें जाति के आधार पे जातीय सूचक शब्द कहता है, अपमानित करता है, उन्हीं बच्चों के साथ जिनके साथ बैठ के हमें पढ़ना है, वो जिसके भरोसे हमारा जीवन है, और वही डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाए, वो डिस्क्रिमिनेशन जो आपको गली में, सड़क पे दिखाई दे, इंस्टीट्यूट में दिखाई दे, वो डिस्क्रिमिनेशन जो आपको यूनिवर्सिटियों में दिखाई दे, और जो मैंने खुद सहा, जाति के आधार पे जो उत्पीड़न मैंने खुद सहा, जिसके खिलाफ मैंने बगावत की, तो ये कोई ऐसा वाक्या या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने एक बहुत गहरी चोट लगाई हो, एंड समथिंग विच इज लेफ्ट अ मार्क विच चेंज्ड योर पर्सनालिटी, और आपके व्यक्तित्व को बिल्कुल बदल दिया हो, और आप जहां आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक कारण बना हो? देखिए, मेरे फादर बहुत रिस्पेक्टेड आदमी थे, वो गवर्नमेंट टीचर थे, लेकिन जब वो बीमार हुए और मैं उनको लेके दिल्ली एम्स आया, तो 3 दिन तक मैं उनको स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं करा पाया। उस दिन मुझे समझ आया कि पैसा और पावर क्या होती है। अगर उस दिन मेरे पास पैसा, पावर या मेरे पॉलिटिकल रिलेशन होते तो शायद मैं अपने पिताजी की ज़िंदगी को बचा पाता। वो जो ट्रम्प्स है मेरे पिता का और मेरे बीच जो संवाद हुआ है, और उन्होंने अपने साथ जो हुआ वो जो मुझे बताया, हमने जो सहा वो एक अलग बात है, लेकिन जो मेरे पिता ने मुझे बताया, जिस तरह से वो जब स्कूल में पढ़ाने गए तो गांव के लोगों ने उनको एक गिलास दे दिया कि आपको इससे, जब उन्होंने चाय पी ली तो उनको कहा कि गिलास आप उठा के रख लेना, क्योंकि अब आगे से चाय आपको इसी में पीनी है। वो जो उन्होंने काबिलियत होने के बाद भी जाति के आधार पे अधिकारियों से सुना, उस बात ने मेरे जीवन में बहुत असर डाला। और क्योंकि भारत का हेल्थ सिस्टम बहुत बेकार है और बहुत करप्शन है इसमें,
जिसकी वजह से मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया और मेरे पिता ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। 11 जनवरी 2013, जिस दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं कोशिश ये करूँगा कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा जुल्म ना हो, ऐसी तकलीफ ना हो, कोई अपने को ना खो दे, इसके लिए जो है मेरे जैसे लोगों को संघर्ष करना चाहिए। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो बचपन से लेके और ग्रेजुएट होने तक सैकड़ों बार हमने सहा होगा, लेकिन क्योंकि पिता आपके हीरो होते हैं, गुरु होते हैं, उनके जो जीवन का जो अनुभव था वो मेरे लिए बहुत कड़वा था। मैं अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दफ्तर में गया और कई घंटे खड़े रहने के बाद भी अधिकारियों ने सर्टिफिकेट बनाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे सुनना भी पसंद नहीं किया। क्या इंसान की वैल्यू उसकी जाति के आधार पर होनी चाहिए, उसके कर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए? क्या इंसान को सम्मान उसकी जाति के आधार पर मिलना चाहिए? तो अगर जाति के आधार पर मिलना चाहिए तो मैं मानता हूं कि इंसान तो एक ही प्रक्रिया से पैदा होता है, और जब वो पैदा होता है उसके साथ उसकी जाति नहीं होती है। तो ये जाति व्यवस्था एक कलंक है भारत के माथे पे। जब तक ये कलंक नहीं धुलेगा तब तक भारत कभी अखंड भारत नहीं बन सकता, तब तक भारत कभी एकजुट होकर नहीं लड़ सकता। तो मैं जाति व्यवस्था के खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ किसी और को चंद्रशेखर की तरह ये जुल्म ना सहना पड़े कास्ट के आधार पे या व्यवस्था के आधार पे। इसमें एक बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, उसके लिए मेरे जैसे लोगों को काम करना चाहिए। आपने कहा कि आप उनकी लड़ाई लड़ेंगे जिनको जानवरों की तरह ट्रीट किया गया। ऑन द अदर हैंड, आपकी पार्टी ने इलेक्शन के दौरान या शायद उसके बाद एक आदेश जारी किया कि अपॉइंटमेंट के बिना कोई चंद्रशेखर जी को नहीं मिल सकता। ठीक है। और अगर ऐसा उल्लंघन हुआ इसका, एंड इफ दिस इज वायलेटेड, ही विल बी पनिश्ड। अब ये दोनों तालमेल नहीं हो रहा इन दोनों चीज़ों क्यों? का। आपके दफ्तर में कोई बिना जानकारी के आ जाएगा तो क्या आप उसे समय दे पाएंगी? मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ना ही मैं एमपी हूँ। बात ये नहीं है, बात अनुशासन की, और बात इस बात की है, ये मीडिया को पढ़ना चाहिए थोड़ा सा कि एक स्टेट के स्टेट होल्डर्स ने उसको डिक्लेयर किया है कि हम अपने स्टेट के लोगों से अपील कर रहे हैं, ना कि पूरे देश के संगठन के लोगों ने। और उसका कारण है, किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। हुआ ये है कि मैं 4 दिन के लिए नगीना गया और वापस आया। तो जब मैं वापस आया तो किसी ने यूनिट से कह दिया कि मैं सुबह 10 बजे आ जाऊंगा, और मेरी उनकी कोई बात नहीं हुई। मैं शाम के टाइम 5 बजे आया तो वो बेचारे पूरा दिन खर्च करके, पैसे खर्च करके यहाँ सैकड़ों की संख्या में घूम रहे हैं। जिसके गेट के बाहर जाते हैं वो इनको वहाँ से हटने के लिए कह देता है। लू चल रही है, पसीने पसीने हो रहे हैं, पता नहीं किसने कुछ खाया पिया भी या नहीं खाया पिया है। सिस्टम किस लिए है? सिस्टम है आपकी चीज़ों को आसान करने के लिए और आपका समय और साधन बचाने के लिए और आपको सुविधा देने के लिए। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि 100 लोग राजस्थान के और 100 लोग बिहार के आगे बिना जानकारी के। मैं पार्लियामेंट सेशन में था, वो बेचारे 5 बजे उनको वापस लौटना है, उनकी ट्रेन है। 4:30 बजे मैं आया हूँ और वो बेचारे गेट के बाहर खड़े हो कह रहे हैं सर जल्दी से मिल लीजिए, हमें जाना है। तो मैंने पूछा कि आप लोग आए कहाँ से? तो राजस्थान से। और दूसरी टीम से पूछा महिलाएं भी थी, आप कहाँ? बिहार से। तो मैंने कहा आप क्यों आए? कि बस सिर्फ आपसे मिलना था। तो मैंने कहा जब आप आए तो किससे एक बार जानकारी हासिल कर लेते, मैं किस समय आऊँगा। भाई आप अंदर नहीं आ सकते हो और मैं फ्री नहीं हूँ, तो आपको परेशानी, उनकी परेशानियों को समझते हुए सिर्फ यूपी के जो लोग हैं, वो मेरी नेक्स्ट डे जानकारी में आया। जब यूपी के स्टेट के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जारी कर दिया, नेक्स्ट डे मेरी जानकारी में आया कि कोई ऐसा लेटर जारी हुआ है। तो ये मेरा लेटर नहीं है, ये स्टेट का लेटर है। और वो अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ता, आम जनता के लिए लेटर नहीं है, वो कार्यकर्ता पदाधिकारियों के लेटर है। क्योंकि अगर कार्यकर्ता पदाधिकारी अनुशासित नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं चल सकती है, और ये तो पूरा आंदोलन अनुशासन पे है। तो इसलिए इससे किसी को तकलीफ नहीं चाहिए। जब हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी को तकलीफ नहीं है तो मीडिया को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आम जनता के लिए तो हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। अभी भी देखिए जितने लोग मेरे गेट के बाहर हैं उतने के लिए तो सारे एमपी के गेट के बाहर नहीं होंगे, क्योंकि देश भर में हमारा संगठन है। तो मैं तो एक एक आदमी से मिलता हूं और मैं तो फिर अपने क्षेत्र में लौटने वाला हूं।
लेकिन मीडिया ने, क्योंकि मीडिया को शायद हमारी सफलता नहीं पची, तो इस तरह से उसको ट्रीट किया कि जैसे हमने कोई तुगलकी फरमान जारी कर दिया हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर किसी को मेरी जानकारी नहीं है, मैं कहाँ हूँ, तो मुझसे कैसे मिल पाएगा? और अगर वो जानकारी हासिल करके आ जाएगा तो उसका समय बचेगा, उसकी जो है उसको सुविधा मिलेगी और वो बैठ के अपनी बात कह पाएगा। तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, जो गरीब आदमी होता है, ठीक है, और जिसकी समस्या होती है, जी। वो ना सिस्टम को मानता है और ये ना उसके लिए उसको समय है, तो वो सिर्फ अपने प्रतिनिधि के पास जाता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी हर्ड। ठीक है। तो इसलिए ये अपॉइंटमेंट, और ये मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो आपको नहीं लगता कि ये रेड टेप है ज़्यादा? आप गरीबों का अपमान कर रही हैं बात कह के। गरीब जो होता है वो अनुशासित नहीं होता है और वो नियम को नहीं मानता है। आप अमीरों के फेवर में खड़ी लगती है मुझको, ये बात ठीक नहीं है आपकी। गरीब अनुशासित क्यों नहीं होता है? गरीब अनुशासित, वो तो राशन भी लाइन में लग के लेता है। और वो, आप ये कह रही हैं कि मेरी क्षेत्र का जो गरीब आदमी वो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है बेचारा पैसे खर्च करके, जबकि मैंने उससे मिलने की और उसकी समस्या समाधान की व्यवस्था वहीं की है, लोकसभा क्षेत्र में। नहीं, आप उसको अलग तरह से कहने का प्रयास कर रही हैं, जो कि सही नहीं है। और गरीब नियम मानता है, गरीब नियम नहीं मानता तो अमीरों के दरवाजे उखाड़ लेता जब उसके पेट में भूख लगी थी। आपको याद है कोरोना काल में वो जब यहाँ सड़कों पे घूम रहा था अपने बच्चों को लेके, वो वही गरीब था जिसकी आप बात कर रही हैं। उन्हीं का नेता हूं मैं, जिनको कुचला गया, जो सड़क पे मरे, जो ट्रेन की पटरियों के नीचे आके मरे, जो भूख से मरे, जो प्यास से मरे, जो बीमारियों से मरे, जो अस्पतालों के बाहर पड़ रहे थे, मैं उन्हीं का नेता हूं। अमीरों के पास बहुत नेता हैं, गरीबों के पास एक ही नेता है, कमजोरों के पास एक ही नेता चंद्रशेखर, जो ईमान दर्शन की आवाज उठा सकता है। तो ये कह के आप गरीबों का अपमान ना करें। गरीब बहुत समझदार है, और वो, क्योंकि मैं उनके बीच के निकल गया, वो मेरी पीड़ा को समझता है। उनको मैंने सिर्फ, और ये इसलिए है कि इस मकान में 4-6 लोग से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं, तो किसी के वो बाहर खड़े रहे वो भी अच्छा नहीं है। तो उनसे यही एक रिक्वेस्ट की यूपी के लोगों ने, सिर्फ यूपी के लोगों ने, क्योंकि यूपी दिल्ली से बिल्कुल जुड़ा हुआ है भाई। मेरठ के लोगों को आने में आधा घंटा लगेगा, गाजियाबाद के लोगों को आने में 20 मिनट लगेंगे, गौतम बुद्ध नगर के लोगों को आने में 25 मिनट लगेंगे, हापुड़ के लोगों को आने में 30 मिनट लगते। तो उनसे रिक्वेस्ट की, जब तक हाउस ना मिल जाए, उनको रहने की जगह ना मिल जाए, जहां आप आराम से जाकर बैठ सको, जहां आपको चाय पानी मिल सके, आपको परेशानी ना हो, कोई आपको धुतकार ना दे, कोई आपको अपशब्द ना कहे, कोई आपको हटाए ना, जब तक उनके पास आवाज, तब तक आप रुक जाओ। और वो हमारे वर्कर हैं, वो हमारे लीडर हैं, वो हमारी बात मानते हैं। उसके लिए मीडिया को परेशान नहीं होना चाहिए। मगर तो आप ये कह तो रहे क्या हैं, मोदी जी के लोग मोदी जी से प्यार नहीं करते हैं? आपकी शानदार जीत, वन मैन शो, पर ना बीजेपी ना इंडिया अलायंस से किसी ने आपका हाथ पकड़ा, और जैसे आपने खुद ही कहा पीछे बैठे रहे, कोई आप तक आया नहीं, और ना ही किसी ने आपको बधाई दी। तो आपकी स्ट्रैटेजी अब इस बैकड्रॉप के अगेंस्ट क्या रहेगी? देखिए, पहली बात तो मैं वन मैन शो नहीं, बहुत बड़ा संगठन है हमारा, और हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में बहुत लीडर हैं, हर कम्युनिटी का लीडर, जिन्होंने बहुत मेहनत की। और वो महान जनता देश भर की, बहुजन चिंतक और हमारे संत गुरु महापुरुष उलेमा और हमारे मौलाना मुफ्ती, जिन लोगों ने अपनी जेब से एक पैसा जुटा के मुझे चुनाव लड़ा, क्योंकि चुनाव बहुत महंगे, गरीब नहीं लड़ सकता। दूसरी बात, वहां की जनता ने मेरा हाथ पकड़ा। जब इन लोगों ने मेरा हाथ छोड़ दिया तो वहां की महान जनता ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे सर पे भी हाथ रखा, मुझे बेटा माना, मुझे आशीर्वाद दिया। तो जहां भी मैं उनके आशीर्वाद की ताकत से इस लड़ाई को भी जीत लूंगा, जैसे मैं पिछली लड़ाई जीत के आया हूं। और पार्लियामेंट में तालियों की या मेज थपथपाने की जरूरत उनको ज्यादा पड़ेगी जिनके पैरों में दम नहीं होगा, या जिनके दिल में आग नहीं होगी, या जिनके विचारों में संघर्ष का जज्बा नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद के पास सब कुछ है, एक वैचारिक लेगेसी है बहुत बड़ी, एक लंबे समय का संघर्ष का अनुभव है। अब तक हम सड़कों पे इतनी जोर से चिल्लाते थे, अब सदन में चिल्लाएंगे कि हमारी बातों को सुना जाए। इसका एक उदाहरण मैं आपको, परसों स्पीकर साहब ने कहा कि भाई अब समय नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि अगर फर्स्ट डे से आप हमारे साथ ऐसा करो तो ये नहीं चलेगा, आप हमें बोलने का मौका दीजिए, आप कम समय दीजिए, अलग बात है, लेकिन हम अपने, जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा, हम भी हवा से नहीं आए, किसी की दया पे नहीं आए, हम भी लाखों वोटों से जीत के आए, 1.5 लाख से ज्यादा वोट से, इतनी वोट से प्राइम मिनिस्टर जीते, इतनी वोट से चंद्रशेखर जीते हैं। तो मैं इतनी वोट से जीत के आया, मेरे कंधों पर जिम्मेदारी। मैं अगर आप अध्यक्ष बने, अगर हम नहीं आपको बधाई देंगे और अपनी बात नहीं रखेंगे आपसे, तो फिर कैसे चलेगा? तो हम लोगों के बोलने की वजह से 8-7 लोगों को बोलने का मौका मिला। तो एक सांसद को डांट दिया पहले दिन, स्पीकर को समझा दिया, तो गुस्सा रग रग में भरा है? नहीं,
गुस्सा नहीं है। मैं तो हिंसा का बहुत पूर्ण रूप से कंडम करता हूँ। मैं किसी तरह गुस्से का वो नहीं हूँ, और मैं अपनी बात को बस जिम्मेदारी से रखना चाहता हूँ। और मेरी ये आवाज़ ऐसी है, और मेरी एज के साथ वो किसी को गुस्सा लग जाए तो मैं क्या करूँ। मेरा तो प्रेम भी लोगों को गुस्सा लगता है। जैसे आपको मेरे कार्यकर्ताओं के प्रति जो मेरा प्रेम था कि उनको परेशानी ना हो, वो आप मीडिया के लोगों को गुस्सा लग गया मेरा, वो मेरा मतलब अ, फरमान तुगलकी फरमान लग गया हमारी पार्टी का। तो ऐसा ना देखने का नजरिया है। कोई अगर हमें वहां, हम किसी को नहीं टोक रहे, हम संसदीय मर्यादा का पालन करें, लेकिन कोई अगर हमें टोक के डिस्टर्ब करेगा तो फिर उसको जवाब सुनना पड़ेगा। आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या Yes. रहेगी? और देखिए- बहुत लोग इसको जानना चाह रहे हैं, इनफैक्ट बहुत पॉलिटिकल पार्टीज जानना चाह रही हैं। एक तरफ जयंत चौधरी, आपके प्रति उनका अफेक्शन है, ठीक है। अखिलेश से संबंध है, पर वो दोनों दो किनारे हैं, एक एनडीए और एक इंडिया अलायंस। तो आपकी इस सब में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आपकी और आपकी पार्टी की क्या पूरा रहेगी? देश इस बात को सुने कि ना हम राइट है ना लेफ्ट है, हम बहुजन है, और हमारे पास अपनी एक वैचारिकी है, और लंबा समय से एक कार्य करने का अनुभव है। हम पे बहुत बड़ा संगठन है, संगठनात्मक शक्ति है। और जैसा मैंने कहा कि वैचारिक लेगेसी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की हमारे साथ है। जिसकी इतनी संख्या वाली, उसकी इतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले पे हम लोग काम करेंगे। गांव से लेके, गांव के सरपंच से लेके और सांसद तक का चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी। और उसके लिए हमने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी संगठन के जरिए शुरू कर दी है। संगठन में हमने वंचित वर्गों के लोगों को प्रायोरिटी दी है। जिन वर्गों को मौका नहीं मिला उनको हम लोग जिम्मेदारी दे रहे हैं। और क्योंकि काशीराम साहब ने जिस राजनीति को आगे बढ़ाया और जो अभी पूर्ण रूप से कामयाब नहीं, उसको कामयाब करना और हमारी जिम्मेदारी, उसी राजनीतिक विरासत को जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की विरासत है कि देश में सामाजिक आधार पर समानता लागू हो और आर्थिक आधार पर जो गैर बराबरी खत्म हो, कोई बहुत अमीर ना रहे, कोई बहुत गरीब ना रहे, कोई जाति धर्म के नाम पे किसी का अपमान ना करे, सब लोग समानता के साथ जिए, जिसको सतगुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा की तरह से जो है दर्शन के तौर पे समझाया। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। की ऐसा राज व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई अमीर गरीब ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का बलात्कार ना हो, किसी को सताया ना जाए, सबको खाने के लिए अन्न की, सबको तन ढकने के लिए कपड़े की, सबको पीने के लिए पानी की और सर ढकने के लिए छत की व्यवस्था हो। एक समानता का राज हो। बेगमपुरा दर्शन, यानी कि बेगम का मतलब बिना गम का राज, यानी किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ऐसी राज व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारी वैचारिकी है और दर्शन है। इसी को हम लोग कामयाब करना चाहते हैं। ये तब होगा जब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। ये और तब होगा जब हमारी पॉलिटिकल पावर और मजबूत होगी। तो हम गाँव में जाके लोगों को तैयार करके और भविष्य वाले चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत बना के इस दर्शन को लागू करने के लिए काम करेंगे। ये जो पॉलिटिकल पावर की आप बात करें, इसमें अलायंसेस की कितनी जगह है, और जो अभी बाईपोल हो रहा है 10 सीटों में, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, अलायंसेस जनता से हमने कर लिया है, उन्हीं जनता ने हमें जिता के भेजा। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है दलित, पिछड़े, मुस्लिम, किसान, मजदूरों का, महिलाओं का, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है कमेरे वर्ग का। उसी कमेरे वर्ग के कॉम्बिनेशन ने देखिए दोनों अलायंसों को पछाड़ते हुए और तीसरी राष्ट्रीय पार्टी को पछाड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद जैसे नए आदमी मौका दिया। उसी विचार को, उसी एक जो कॉम्बिनेशन है, उसी एक अलायंस को लेके हम क्षेत्र जाएंगे और वही अलायंस तानाशाही शक्तियों को जवाब देगा और स्थापित लोगों को भी हटा के नए लोगों को अवसर देगा। और जो उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी मजबूती से परफॉर्मेंस करेगी, अपने बलबूते लड़ेगी। अकेले या किसी के अपने साथ? अपने बलबूते इसलिए क्योंकि जो अलायंस हमने वहां बनाया, उसी अलायंस के जरिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव लड़ेंगे और आने वाले हरियाणा का और महाराष्ट्र का और दिल्ली का चुनाव भी अपने बलबूते लड़ेंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी से नज़दीकी या अलायंस की बात आप सोचेंगे, या उसकी कोई पॉसिबिलिटी है? चाहे वो अखिलेश जी के साथ हो, चाहे वो बीजेपी के साथ हो, और मायावती जी ने तो आपको बीजेपी का एजेंट भी कहा है। मायावती जी तो हमारी नेता हैं, उन्होंने कुछ भी कहा, मैं उनको बुरा नहीं कह सकता, वो हमारे लिए सम्माननीय, हमेशा सम्मान्य रहेंगी। लेकिन उन्होंने ही बीजेपी के साथ 3 बार मिलकर सरकार बनाई है। एक तो एजेंट होता है, एक सहयोगी होता है, वो तो बीजेपी की बहुत बड़ी सहयोगी है। ये तो उनकी 3 बार की सरकार से पता लगता है। लेकिन वो हमारी नेता है, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा मैं उनके दीर्घायु होने की भी कामना करता हूँ। और रही बात जिन दूसरे दलों की आपने बात की, तो ये पार्टी के फैसले हैं। मैं पार्टी का एक सामान्य वर्कर हूँ। पार्टी का जो फैसला होगा हमारे लिए मान्य होगा। पार्टी तो आप ही की है।
नहीं, पार्टी तो बहुजन समाज की है, पार्टी तो भारत की महान जनता की है। मेरी कहाँ की पार्टी है? मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ, सामान्य वर्कर हूँ। देखिए, जैसे हमारे स्टेट के लीडर ने, जो स्टेट के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ऑर्डर जारी किया, मुझसे पूछा भी नहीं, तो पार्टी मेरी कैसे हुई? पार्टी तो सबकी है। पार्टी यूपी में वो किसको लड़ाना चाहते हैं, इसकी तैयारी वो कर रहे हैं। बिहार में किसको लड़ाना चाहते हैं, वो वहाँ तैयारी कर रहे हैं। पर कोई पॉसिबिलिटी है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाने की? राजनीति में सब कुछ संभव है। एनडीए से मेरा वैचारिक विरोध है और बाकी सब लोगों के साथ कुछ भी संभव है, लेकिन वो स्टेट की पॉलिसी और स्टेट के एडवाइजरी पे हो सकता है। मेरे पास तो जो स्टेट की का और हमारी एक कोर कमेटी है जिसके डिसीजन हम लोग फॉलो करते हैं, उन्हीं का डिसीजन था कि आप नगीना लड़ेंगे, हर हालत में नगीना लड़ेंगे। कोई कहीं और अलग अलायंस या कुछ भी बात करे, कुछ नहीं, आप नगीना लड़ेंगे। और फिर उन्होंने ही ऑर्डर किया कि अब खाली बैठ के क्या करोगे, तो आप जाओ डुमरियागंज, क्योंकि आपके ऊपर, आपकी पार्टी पे एक ऑब्जेक्शन लगाया गया है। मीडिया इस तरह का प्रमाण करती है कि आप पश्चिम के नेता हो, आपकी पार्टी पश्चिम है, तो आप जाओ नेपाल बॉर्डर पे एक सीट पे चुनाव और लड़ाओ और 6 दिन 8-10 दिन मेहनत करके अपनी काबिलियत साबित करो। तो फिर ये तय हुआ कि हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ाया गया और 81,000 वोट आज़ाद समाज पार्टी को मिला। इससे स्पष्ट होता है, इस वोट को अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो अगर हम सभी सीटों पर लड़ते और कहीं 60,000, कहीं 80,000, कहीं 1 लाख, कहीं इससे प्लस वोट ले जाते, तो आप देखो कि कितनी सीटें वो दल हार जाते जो जीते। लेकिन हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को और देश के हालातों के साथ जो जिम्मेदारी थी उसको निभाया और 2 ही सीट लड़के बताया कि सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी पश्चिम में नहीं है, वो पूर्वांचल में भी बहुत ताकतवर है और भविष्य में आज़ाद समाज पार्टी बहुत ताकतवर होगी अपने संघर्षों और पार्टी के कैडर और कार्यकर्ता और पदाधिकारी और नेताओं के मनोबल और उनके संघर्ष के बलबूते। चंद्रशेखर जी, आप मीडिया के बहुत खिलाफ हैं, क्या कारण है? एक तो क्योंकि उन्होंने आपको रावण का नॉमेनक्लेचर दिया है, पर उसके अलावा? तो मीडिया ने, जब मेरा इलेक्शन चल रहा था, तो मुझे क्रिटिसाइज करने का बहुत काम किया अपने दफ्तर में बैठ के। मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि न्यायप्रिय नहीं है, नैतिकता नहीं है मीडिया में। मीडिया संघर्ष को प्रायोरिटी नहीं देती, सफलता को प्रायोरिटी देती है और वो कोशिश में लगी है कि कोई कमी वो चंचगाद में निकाल दे। मीडिया का चरित्र जो है वो नैतिक चरित्र नहीं, इसलिए मेरा उनसे ऑब्जेक्शन है। वरना कोई भी आता है तो मैं बात तो उससे करता है, लड़ता तो नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ ले तो विपक्ष और सत्ता दोनों जागरूक रहें और कोई तानाशाही ना हो। लेकिन विपक्ष और सत्ता के बीच में मीडिया का जो रूप देखा गया पिछले कुछ समय में, तो ऐसा लगा कि वो चाटुकारिता करते नजर आए हैं या चापलूसी करते नजर आए हैं। इसलिए जिन लोगों ने अपना नैतिक चरित्र कमजोर कर दिया है, उनको इसलिए बार बार टोकता हूं कि वो अपने नैतिक चरित्र को जिंदा रखें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ अगर किसी एक साइड में झुक जाएगा, राइट या लेफ्ट में, तो वो फिर न्यायप्रिय बात नहीं होगी, उससे जनता का बड़ा नुकसान होगा और स्पेशली नुकसान होगा मेरे जैसे संघर्ष करने वाले लोगों का। मिशन 78 के बारे में और एक नोट एक वोट का स्लोगन जी, उसके बारे में बताइए। और ये कुछ काशीराम जी के तरह, जब मैंने उनके साथ गांव-गांव में जाकर किया था, तो वो एक डिब्बा लेकर उसमें मुझे अब याद नहीं है 1 आना या 4 आना, सब लोग वहाँ पे डालते थे और वैसे उन्होंने अपना शुरू किया। देखिए, मिशन 78 हमारे कर्मचारियों का एक यूनिट है। काशीराम साहब ने बामसेब बनाई, बामसेब के जरिए उन्होंने कर्मचारियों को तैयार किया, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसा नहीं लेते थे। जिन लोगों पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कर्ज है महापुरुषों का, उन्हीं को तैयार करते थे, जोड़ते थे कि आप अपनी जिम्मेदारी को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, पे बैक टू सोसाइटी को निभाओ। तो हमने मिशन 78 बना के कर्मचारियों को तैयार किया कि भाई उनकी समस्याओं पर हम लोग बोलेंगे, लेकिन वो भी समाज को जागरूक करने में मदद कराए, क्योंकि समाज उनमें बहुत भरोसा करता है। और एक वोट एक नोट के फॉर्मूले पे हमने चुनाव लड़ा। हम अपना केतली का चुनाव निशान लेके जाते थे, तो जनता से अपील करते थे कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए संघर्ष करें और आप हमें मौका देना चाहते हैं, तो वोट के साथ नोट भी दें। तो बहुत बड़े पैमाने पे देश भर से पैसा इकट्ठा हुआ और थोड़ा थोड़ा गरीबों का पैसा वहाँ पहुँचा। उसके जरिए हमने बड़ी बड़ी पार्टियाँ, स्थापित पार्टियों, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने वाली पार्टियों का मुकाबला किया। तो ये काशीराम साहब की आप स्ट्रेटजी आपने, मैंने कहा हम काशीराम साहब के चेले हैं, काशीराम साहब के शिष्य हैं और उन्हीं के आंदोलन को, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो उन्हीं के जो रास्ते हैं उन्हीं पे चल रहे हैं।
सो दिस इज़ अ लीफ आउट ऑफ हिज बुक कि वो जब डिब्बा लेकर गांव-गांव में जाते थे और जैसे मैंने कहा मुझे अब याद नहीं है 1 आना या 4 आना हर इंसान डालता था। 10 रुपए उन्होंने लास्ट टाइम किया। लास्ट में जब हमने हाँ, कवर किया था तब वो इलाहाबाद जब चवन्नी, इलेक्शन दैट्स उन्होंने राइट, लड़ा चवन्नी। तो राजा मांडा के खिलाफ। तो Correct. असल बात ये है कि काशीराम साहब की थ्योरी थी कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। अगर आप जनता से सहारा लोगे तो आपको उनके काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी और उन्हीं के इशारे पे आप काम करोगे। लेकिन अगर किसी कॉर्पोरेट से पैसा लोगे तो फिर उनके इशारे पे काम करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज़ दब जाएगी जिन लोगों के लिए आपको यहाँ भेजा है। तो इसलिए उन्हीं की थ्योरी पे हम लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि अभी उनका आंदोलन कामयाब नहीं हुआ, तो अभी बाबा साहब के सपने पूरे नहीं हुए, अभी काशीराम साहब का आंदोलन पूरा नहीं हुआ, उनके सपने पूरे, तो उनकी संतान होने के नाते, उनके जो है अनुयायी होने के नाते, उनके चेले होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। काशीराम जी ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि एक समय आएगा जब मैं, मतलब वो अपने आप, इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। आप अपने बारे में ऐसा सोचते हैं? मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उस समय छोटा था, मैं उनकी बहुत मदद नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पिताजी ने बामसेब के जरिए उनकी मदद की, उनके साथ खड़े रहे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना नहीं देखता, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के जरिए जो उनका सपना था कि देश में हक वंचित समाज, बहुजन समाज का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बने, जो महापुरुषों फूले, साहू, पेरियार, अंबेडकर की विचारधारा को, अर्जक की विचारधारा को मानने वाला हो, जो वास्तविकता में इन वर्गों को अपलिफ्ट करने के लिए काम करने की सोच रखता हो, जिसके मन में दर्द हो, उस तरह की विचारधारा का आदमी आज़ाद समाज पार्टी के जरिए प्राइम मिनिस्टर जरूर बनेगा। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। बीएसपी एक दलित पार्टी है जो काशीराम जी ने अपने हाथों से बनाई। आपको क्या लगता है कि उसकी पॉपुलैरिटी कम क्यों हो गई है? देखिए, बीएसपी इसी मीडिया के इसी चरित्र से मुझे गुस्सा है कि वो आज तक बीजेपी को ब्राह्मण बनिए ठाकुरों की पार्टी नहीं कह पाई, जबकि उनके जो सारे, आप वो देखो, जिस तरह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे उन्होंने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है लागू कर दिया 3 दिन के अंदर, ऐसा कोई कानून पारित नहीं हुआ होगा, तब भी आप उनको ब्राह्मण बनिए ठाकुरों की पार्टी नहीं कह पाई। लेकिन जिस पार्टी ने 50 से ज्यादा एमपी स्वर्ण जाति के बनाए, सैकड़ों ज्यादा एमएलए स्वर्ण जाति के बनाए, उनको आपने दलितों की पार्टी घोषित कर दिया। आने वाले समय में आप आजाद समाज पार्टी को भी दलितों की पार्टी घोषित कर दोगे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा उनकी उस पार्टी की पॉपुलैरिटी नहीं, कम क्यों आप हुई अपना है? सवाल पढ़ लीजिए, आपने यही कहा कि बीएसपी दलितों की पार्टी है। नहीं, मैंने कहा बीएसपी एक पार्टी है हाँ। जिसको काशीराम जी ने अपने हाथों से गठित किया, और वो पार्टी, मैं अगर इसमें समय ना खर्च करना चाहता तो अभी आपकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाता और आपका सवाल भी। चलिए मैं इसको दोबारा पूछ लेती हूँ। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अपना जवाब देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जितना संघर्ष करना था और जो समाज को देना था उन्होंने दिया है। अब समाज को अपेक्षाएं उनसे कम हो गई हैं और वो उस तरह से काम भी नहीं कर पा रही, इसलिए समाज का मनोबल गिरा है और आज़ाद समाज पार्टी के जरिए समाज का मनोबल बढ़ा है। समय समय पे ये एक वैचारिकी है, ये एक लेगेसी जिसको चलाया गया है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, पहले बुद्ध ने चलाया, फिर रैदास जी ने, कबीरदास ने चलाया, फिर नानक जी ने चलाया, फिर उनके बाद तमाम संत गुरु महापुरुष हुए, उन्होंने चलाया, फिर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज ने चलाया, महाराणा राम सुवर्मा जी ने चलाया, बाबू जगदेव प्रसाद और कपूरी ठाकुर जी ने चलाया, फिर मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम साहब, फिर बहन जी ने चलाया, और अब एक समय के साथ आज़ाद समाज पार्टी ने उसको टेक ओवर कर लिया है कि अभी उसमें बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। इसलिए उधर से लोगों का मनोबल गिरा है क्योंकि वो डाउन जा रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी ग्रो कर रही है, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रति लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा है। मैंने ये इंटरव्यू आपके व्यक्तिगत प्रश्न से शुरू किया था, सो आई विल आल्सो एंड ऑन दैट। आपके फैमिली के बारे में बहुत कम जाना गया है, आपके इयर्स ऑफ ग्रोइंग अप के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। हमें थोड़ा सा बताइए, बिकॉज पीपल वांट टू नो हु इज द मैन बिहाइंड दिस सक्सेसफुल फाइटर, हु इज द मैन बिहाइंड दिस पॉलिटिशियन। देखिए, इतने जख्म मैंने सहे हैं जिंदगी में। जिस उम्र में आदमी घड़ी पहनता है, क्रिकेट खेलता है, उस उम्र में मैंने लाठियाँ खाई हैं और हथकड़ी पहनी है। जिस उम्र में आदमी पार्टी करके आके, डिस्को से आके, बार से आके आराम से गद्दे में पड़ के सोता 11 बजे, उस समय मैंने
16-16 महीने फरस पे काल कोठरी में काटे। बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो हमारी भीम आर्मी की यूनिट के लोग, हमारे लीडर्स, हमारी कमेटी के लोग जिन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे साथ। फिर आज़ाद समाज पार्टी जो लोग जुड़े हैं, और पर्सनली अगर मेरे तौर पे कहेंगे तो मेरा परिवार और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अपने परिवार के बारे में बताइए। अपने फादर की बात आपने की। जी, मदर? मेरी माँ हाउसवाइफ है, और मेरे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल से आता था तो वो कभी घर पे नहीं होती थी, वो खेत में होती थी 2 किलोमीटर दूर, और मैं अपना बैग रख के खेत पे जाता था और उनकी घास की गठरी सर पे उठा के लाता, कभी लकड़ी, कि मेरी माँ को ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन वो क्योंकि उसको वो बहुत जो है उनकी चिंता थी, तो वो मेरे लिए, वो अपने लिए एक छोटी गठरी बना लेती थी कि जिससे कि और जो है चारा चला जाए। और मेरी माँ ने दूध बेच बेच के पशुओं का हमें पाल के बड़ा किया। 6 भाई बहन हैं हम लोग, 3 बड़ी बहनें, 2, एक मुझसे बड़े भाई, एक मुझसे छोटे भाई। उन सबको मेरे पिता और मेरी माँ ने बराबर प्यार देके आगे बढ़ाने की कोशिश की। मेरे परिवार का बहुत ही योगदान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता, और मैं कोशिश करूंगा समय आने पर उनको दुनिया जाने, जिन लोगों ने मुझे समय समय पर सिखाया है। बहुत सारे ऐसे पुराने बहुजन मिशनरी हैं, बहुत सारे संत गुरु हैं, महापुरुष हैं, बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार धार्मिक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए अलग अलग धर्मों के जो हैं लोग हैं, जो चाहते हैं कि मानवता की बात करने वाला कोई स्वतंत्र आवाज हो। और बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जिनसे मैं लंबे समय, जिनसे मेरे मित्रता रही, और उन्होंने कुछ ना कुछ मुझे सिखाया। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। फाइनली दोज इयर्स ऑफ ग्रोइंग अप, कुछ यादें कड़वी मीठी, कुछ सपने अच्छे बुरे। एक वो समय था जब मैं जेल गया फर्स्ट टाइम, निर्दोष होते हुए। कितनी उम्र थी आपकी? ये 2017 का इशू है। और एक समय इससे पहले था जब मेरे पिता मुझे चाहते थे कि मैं विदेश पढ़ने जाऊं, और जब मेरे पिता को कैंसर हो गया, जब मैंने पढ़ लिया कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यहीं रह के सेवा करूंगी। और मेरे पिता के मन में ये पीड़ा थी कि हर कोई आदमी अपने बारे में सोचता, लेकिन समाज के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। फिर जब मैं जेल गया तो मेरे पास 2 रास्ते थे कि मैं इस लड़ाई को छोड़ दूं, अपने बारे में सोचूं, अपने परिवार के, इस लड़ाई को लड़के समाज के बारे में सोचूं। 30 दिन बाद मैंने तय किया कि मुझे लड़ाई लड़नी है। एक वो दिन आया जिस दिन मुझे कोर्ट से बेल हुई। मुझे बड़ा खुश था मैं 5 महीने बाद कि अब मैं कल बाहर की दुनिया देखूंगा। लेकिन रात को मेरे पर ऐसे लगा के मुझे फिर से 11 महीने के लिए बंद कर दिया गया। वो मेरे लिए एक समय था जब मैं रात को वहाँ सोता था, और कभी मेंढक, कभी सांप, कभी और कोई जंतु जो है, क्योंकि दरवाजों में सरिये होते हैं, जगह होती है, वो आ जाते थे और सोते हुए के ऊपर आके बैठ जाते थे। तो एक भय पैदा होता था कि अचानक से क्या हुआ। वो एक बहुत कठिन समय था। जब मैं बीमार हुआ, मेरा इलाज बंद कर दिया गया, वो एक कठिन समय था जो मेरे आज भी याद है। जब मैं दिल्ली में पकड़ा गया और मुझे सैकड़ों लाठी मारी गई, मेरे दांत तोड़ दिए गए, मेरे पैरों के नाखून खींच लिए गए, मेरी रीढ़ की हड्डी में जो है गैप हो गया, वो एक कठिन समय था। जब मैं पहली बार तिहाड़ गया और मैं किसी तरह से सोना चाहता था, क्योंकि मुझे 48 घंटे ज़्यादा जागते हुए हो गए थे, और मुझे चोट लगी थी, और मेडिकल में कुछ नहीं आया था, मतलब मेडिकल हुआ नहीं था, जज मुझे सुनना नहीं चाहते थे। वो एक कठिन दौर था। जब मैं 2022 में मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने गया और हारा, बहुत बुरी तरह हारा, जमान जब्त हुई, वो एक कठिन समय था जो मेरे लिए सीखने के लिए था। 2022 में? हाँ। और फिर भीम आर्मी के साथियों ने मुझे संभाल कर दोबारा खड़ा किया। लेकिन जिस दिन मैं जीता तो मुझे इस बात की खुशी थी कि हमारे साथियों का संघर्ष कामयाब हो गया। आपका मनोबल कभी नहीं टूटा? नहीं, कभी नहीं टूटा। जब दृढ़ होता गया? देखिए, जितनी मैंने तकलीफें सही हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि पीछे हटने का मेरे पास कोई रास्ता, और मैं पीछे हटना भी नहीं चाहता। और मैंने पुराने नेताओं की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। जिस दिन मुझे गोली चली, आज मैं सच ये आपसे बताता हूँ, आज ही का दिन है तो आज ये बात कहनी चाहिए। उससे पहले मेरे बहुत सारे सपने थे। मैंने उस दिन उन सारे सपनों को कर दिया, और मैंने ये तय किया कि मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी का दिल दुखे। आप सपनों की उस दिन मैंने ये भी तय किया कि आज के बाद
मैं किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखूँगा, बस मेहनत करूँगा। और मैंने उस दिन ये भी महसूस किया, क्योंकि मैं बहुत दिन से कह रहा था सिस्टम से पत्र लिख के कि भाई मेरी जान खतरा है, लेकिन उस दिन मुझे ये भी महसूस हुआ कि हमारी जानों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं अभी भी दिल्ली में हूँ, मैंने होम मिनिस्टर को भी और सभी लोगों को लिखा है कि यहाँ दिल्ली में हम पे सुरक्षा व्यवस्था उस तरह की नहीं है और बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, कोई नुकसान हो सकता है। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ नहीं सुना जा रहा है, तो आप समझिए कि गांव में जिनकी हत्याएं हो रही हैं, जिनको मार के लटकाया जा रहा है और उनको सुसाइड करार दे दिया जा रहा है, उनकी कौन सुनता होगा। मैं उनकी आवाज़ हूँ, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के साथ यहाँ बैठा हूँ, तो रुक नहीं सकता हूँ। तो वो जो गोली लगी थी, 1 साल हो गया। 1 साल में मैं अब रात को 3-4 बजे सोता हूँ, और मैं अपने पूरे चुनाव में, आपको जान के आप विश्वास नहीं करेंगी, मैं 1 या 1.5 घंटे मुश्किल सोता था। बस मेरे मन में ये था कि करके दिखाना है। अगर मैं नहीं कर पाया तो जो लाखों लोग एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, तो फिर वो कभी अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, वो सेवा नहीं कर पाएंगे कि जनता उनका साथ नहीं देती। आपने सपनों की बात की, तो मेरा आखिरी प्रश्न उसी पे है। कितने सपने टूटे, कितने पूरे नहीं हुए, और कितने देखे ही नहीं? देखिए, अब मैं खुली आंखों से सपने देखता हूँ, उनको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हूँ। तो सपने बहुत सारे देखे, सपने हमारे महापुरुषों के हैं, और उनको पूरा करना, उन्हीं के सपने अब मेरे सपने हैं, उन्हीं को पूरा करना, और देश के हक वंचित समाज को भी इज्जत सम्मान की ज़िंदगी मिले और अधिकार मिले, और जुल्म जाति होना बंद हो, जाति और धर्म के नाम पे हिंसाएं बंद हो, कमज़ोर वर्गों को सताया जाना बंद हो, और देश मिलजुल के आगे बढ़े। उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए, मानवता के राज के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। Mr. Chandrasekhar Azad, thank you very much. Thank you for your time, and thank you for this very emotional interview. मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप माननीय काशीराम साहब का भी इंटरव्यू कर चुकी हैं। मैं अकबर होटल में मैं आपको जय भीम भी करता हूं। ये हमारी नमस्कार है, जिस तरह से आप नमस्कार मानते हैं, क्योंकि वो हमारे रहबर हैं, और उन्होंने जो जीवन जिया है, शायद वो जीवन को जी नहीं सकता। हमारे लिए संत भी हैं। मैं समझता हूँ उनके जैसा आदमी दोबारा पैदा नहीं हो सकता। तो मैं कोशिश करता हूँ, इतने आरोप, इतने आलोचना सह के भी मैं कभी नहीं रुका। लेकिन अगर सच में मेरे लोग एक बार मेरा साथ देंगे, कमज़ोर वर्ग के लोग, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे बहुत सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे बहुत मेरे व्यक्तिगत सपने नहीं है अब, तो मैं उन्हीं के लिए जी रहा हूँ। अगर वो मेरा साथ देंगे तो मैं उस रिफॉर्म को करने के लिए यहाँ हूँ जिसकी ज़रूरत है। और मैं बिलीव मी, वो मेरा एक बार भरोसा करें, अगर उनकी गरीबी, गुलामी, बेबसी की बेड़ियां मैंने नहीं काटी, तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। और ये तभी कटेंगे जब वो मुझे पॉलिटिकल पावर देंगे, आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देके अपनी पार्टी मान के आज़ाद समाज पार्टी वोट करेंगे और मेरे साथ खड़े होंगे। फिर कोई गुंडा उनकी तरफ आंख नहीं उठा पाएगा, कोई किसी गरीब बच्ची का शोषण नहीं कर पाएगा। अभी हरिद्वार में 4 दिन पहले एक बच्ची का सामूहिक रेप हुआ है, 14 साल की बच्ची है। किसी सामंती की इतनी हिम्मत नहीं होगी किसी गरीब की को नोच ले या उसको परेशान कर दे, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, और ये आपकी सारी समस्या हल कर देगी। On that note, let me wish you all the best in your mission. थैंक यू। आप बढ़िए। मेरा